जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th का पहला चैप्टर है और नाम आप पढ़ ही रहे होंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के बारे में। ठीक, चलिए। देखा, आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। जैसे गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, ताप और दूध खुला छोड़ दिया जाता है। ताप, कमरे के ताप पर दूध को खुला, यहाँ पर बिंदु लगाना पड़ेगा ना, दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन होता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित हैं। ठीक है। देखा, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति एवं तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखो, सब्जी हमारी कच्ची होती है, तेल हमारा अलग होता है। लेकिन जब हम खाना बना देते हैं, यानी एक रासायनिक प्रक्रिया जब हो जाती है, तो हमारे सामने एक अलग मटेरियल आता है, जो स्वादिष्ट खाना हमारे सामने अलग निकल के आता है। ऐसी हम सांस लेते हैं तो हम, आप सभी जानते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हमारे शरीर से बाहर जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक जाती है। समझ में आ रहा? ठीक है। इन परिस्थितियों में प्रारंभ वस्तु और प्राकृतिक की पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जहाँ भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखा, मैग्नीशियम रिबन का दहन। अगर आपने आपका स्कूल थोड़ा सा अच्छा रहा हो, जिसके अंदर लैब वगैरह रही होगी, तो जब आप मैग्नीशियम रबर को जलाते हैं तो उसका एक पाउडर बन जाता है जलने के बाद। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक वॉच ग्लास रखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर एकत्रित होता है। जो पाउडर होता है ना, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये मैग्नीशियम थी टोटल, ये प्योर मैग्नीशियम था। लेकिन जब इसको जलाया तो अब क्या हुआ, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको करते समय सावधानी क्या रखनी कि इस क्रियाकर्म में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। मतलब बिना टीचर की परमिशन का नहीं करना है। सुरक्षा के लिए छात्र की आंखों पर चश्मा पहन लें। आप आंखों पर चश्मा पहन सकते हैं। अब लिखा है करना क्या क्या है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, रेगमाल आप जानते हैं, जिसको हम रेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेती। देसी भाषा में बोले तो रेती बोलते हैं। इसे चमटे से पकड़कर स्प्रिट लैप या बर्नर्स में इसका दहन, बर्नर इसको बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है, दहन करिए। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा करिए। अब जो राख है ना, ये जो पाउडर से बना हुआ है, मैंने बोला ये पाउडर जो है वही क्या है, आपकी राख है। ठीक है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो सफ़ेद लौ निकलती है। जब आप इसको दहन करेंगे तो क्या होता है, एक सफ़ेद लौ निकलती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो इस, ये क्या है भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा है MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब ये बना कैसे? जैसे मैग्नीशियम हमारे पास था ही, जब हमने आग लगाई तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन भी उपस्थित था। तो जब ये दोनों मिली चीज़ें मिली तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का निर्धारण हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, कोई चीज़ जैसे बर्फ पानी में पकड़ गई तो यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। रंग किसी चीज़ का चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर हुई होगी। जैसे आप कच्चा टमाटर लेके आते हैं तो पीला होता है, जब पक जाता है तो लाल हो जाता है, यानी क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है वहाँ पर। ठीक है। गैस का निकास हो रहा है कहीं से, उस गैस निकलना, किसी भी चीज़ से गैस का निकलना उत्सर्जन बोलते हैं। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, गर्मियों का के समय में टेम्परेचर बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, सर्दियों के समय पर टेम्परेचर गिर जाना, ये सभी किसकी वजह से होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण और रासायनिक सूत्रों का दिक्कत है। शब्द समीकरण में क्या होता है कि हम जब अभिक्रिया लिखते हैं तो उन पर हम मैग्नीशियम, जैसे ये चिन्ह होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का चिन्ह Mg है, ऑक्सीजन का चिन्ह O2 है, तो इनको ना लिखकर उनके नाम लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की जगह, Mg की जगह हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभिकारक था। देखो रिएक्शन, ये जो साइन बताता है, इससे पहले जो प्रोडक्ट होते हैं वो बोलते हैं अभिकारक। इसके बाद जो होता है इसे बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसे अभिकारक बोला जाता है। अभी यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले की चीज़ें, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद की जो चीज़ें होती है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखो, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो रिएक्शन की तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
अभिकारक क्या होता है? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्पाद एक नया पदार्थ होता है जो बना होता है। रासायनिक सूत्र लिखना, शब्दों की रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तक उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे हम शब्दों को, जैसे इनके नाम ना लिखकर उनके लोगो यानी उनके चिन्हों का यूज़ कर लें तो हम इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की जगह हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह हमने O2 लिख दिया और MgO लिख दिया। अच्छा, मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया क्या? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने, सॉरी गलत है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। आगे देखिए, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा बताता है। ये जो तीर है ना, इसका सिरा उत्पाद की तरफ होता है और यह बताता है कि अभिक्रिया हो चुकी है। ठीक, अगला देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो, देखो सर, आपने अभी कभी इससे पहले 9th 8th क्लास में सुना होगा या पढ़ा होगा कि हम रिएक्शंस को यानी रासायनिक समीकरणों को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब जितना प्रोडक्ट हम पहले ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट हमको बाद में मिलेगा। ना तो उसका लॉस हो सकता है ना ही कोई नया प्रोडक्ट, यानी कुछ नया बनेगा नहीं। जो पहले से ही था उसी का रूपांतरण होगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि सर द्रव्यमान में चेंज नहीं आएगा। समझे इस बात को? इस बात के महत्व समझ नहीं, समझ रहे हैं आप? और समझाता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप 50 ग्राम बर्फ़ लें। ठीक है, तो 50 ग्राम बर्फ़ जब आप लेंगे ना, तो जब वो पानी बनेगा तो भी क्या रहेगा? 50 ग्राम ही रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो यानी उसका द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, उसका बस रूप रूप परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब देखो यहाँ पर जिंक कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। अब देखो, ये नंबर होते हैं ना, वो नंबर बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना है। जैसे Zn अकेला जिंक का सूत्र है, जिंक का चिन्ह है Zn। ठीक है, हाइड्रोजन का H है तो H के यहाँ कितना नंबर लिखा है? 2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एस सल्फर का है तो सल्फर क्या है कि कोई नंबर लिखा है? बोले सर कोई नहीं लिखा है, तो सल्फर कितना है? 1। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 मान लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, अब मैं बोलूँ एक्स की पावर कितनी है तो आप बोले सर एक्स की पावर 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन, ओ किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? नंबर कितना लिखा है? 4। तो आप बोले सर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब देखो रिएक्शन के बाद Zn जिंक का साइन है, कुछ नंबर नहीं, तो मैं बोलूँ Zn 1 ही रहा। ऑक्सीजन कितनी है? देखो 4 ही रहे। सल्फर कितना है? देखो 1 ही रहा। हाइड्रोजन कितना है? 2 ही रहे। तो क्या कोई चेंज आया? तो बोले सर कोई चेंज नहीं, जितने हाइड्रोजन पहले थे उतने ही बाद में, जितने ऑक्सीजन पहले था उतना ही ऑक्सीजन बाद में। समीकरण को संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल विधि। तो आप अपनी 10th क्लास में देखेंगे कि एक हिट एंड ट्रायल विधि होती है जिसके तहत हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करना है कि अलग अलग चरणों में बताया गया, 5 चरणों में इसको समझाया गया, तो मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले चरण में क्या लिखना है कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना कीजिए। चारों बॉक्स बना लिए। अब संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। अब लिखो, एक जगह लिखना है, जैसे अपन ने इसमें टेबल बनाई है ना कि कौन सा तत्व कितने हैं। दोनों जगह पे मैंने LHS में लिखा, RHS में लिखा कि तत्व कितने कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक समीकरण बनाना है। ठीक, अब देखिए, अब उसको लगा सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित किए, जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले। जैसे इसमें देखिए तो Fe3O4 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए 4s2 करना पड़ेगा। जैसे देखो, एक बात को समझो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? अब बोले सर 2 है। और यहाँ कितने हैं? 4 दूनी 8। देखो अब क्या होता है कि ये 2 है ना, इस आगे वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे का नहीं। जैसे मैं समझा देता हूँ, इस 4H2O का मतलब पता है क्या है? इस 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर भी होगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। इसका मतलब ये है। समझ आया कि नहीं आया? इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, अब हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए 4H2 करना पड़ेगा, तो लोहा Fe को संतुलित करने के लिए 3Fe करना पड़ेगा। यानी यहाँ ये मुझे यहाँ 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ Fe कितना है? 3 है, यहाँ भी Fe3 हो गया। अब यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो ये भी 4 होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ, शायद नहीं आया होगा। इस विधि को छोड़ो, थोड़ी देर जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है,
हिट एंड ट्रायल तो ठीक ही है। अब देखो जरा, मुझे भी देखो बात आज बताओ, ये आयरन यहाँ कितने हैं? आप बोल सकते 3 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आयरन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4 है। लेकिन देखो पहले पर देखो, ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 8। और यहाँ कितने हैं? 2 ही हाइड्रोजन। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हो जाएंगे? 8 हाइड्रोजन हो गए। अब जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। बराबर हो गई रिएक्शन, बस ये रहेगी बराबर। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? रिएक्शंस को बराबर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सॉरी, भौतिक अवस्थाओं का मैथ के संकेत। भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या क्या होते हैं? जी से आपको गैस दिखाई देता है, कोई भी चीज़ जो गैस के फॉर्म में होती है। आई मतलब होता है द्रव्य, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होती है। ये एल लिखा है शायद, है ना? क्या लिखा है? एल, ये लिक्विड है। ए क्यू मतलब जलीय विलयन, जिसके अंदर वाटर मिला होगा। क्या होगा? वाटर। एस का मतलब होता है ठोस, मतलब जो चीज़ कठोर है थोड़ी सी। ठीक है, तो जैसे एफ ई क्या है? सॉलिड है। जी क्या है? गैस, मतलब एच टू गैस फॉर्म में है। एफ ई ओ थ्री मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में। और जी क्या है? गैसीय अवस्था में। यहाँ एच टू के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया है क्योंकि जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है। जब भी ऑक्सीजन की रिएक्शन किससे होगी? जल के साथ भाप में होगी। विशेष परिस्थितियाँ: ताप, दाब, उत्प्रेरक। ताप तो टेम्परेचर होता है, दाब प्रेशर। उत्प्रेरक मतलब होता है जो रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने का काम करे। आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो इनको कहाँ लिखा जाएगा? आप चाहे टेम्परेचर के बारे में लिखें जैसे ये लिखा हुआ है, आप चाहे दाब के बारे में लिखें जैसे यहाँ लिखना पड़ेगा, आप चाहे उत्प्रेरक हो तो वो भी आपको तीर के ऊपर या नीचे लिखाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे क्वेश्चन, बात कर रहे हैं संयोजक अभिक्रिया। अब रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मैंने बताया था कि तीर से लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी अलग अलग क्या है? प्रोडक्ट हैं, और मिलकर बना दे एक प्रोडक्ट, एक सी प्रोडक्ट बना दें, तो मैं बोल दूंगा सर यहाँ पे क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। मतलब दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना दी। जैसे अब आ जाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर ने मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। मतलब ये दो चीज़ें अलग अलग थी जिन्होंने मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण किया, और उसके साथ एक थोड़ी सी क्या हीट रिलीज हो जाती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। अब देखो पढ़ लो, उसको लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखो अब याद रखो, जो CaO होता है, CaO ये होता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र, और ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। याद कैसे करना है? ट्रिक क्या है? देखो जब तक बुझा नहीं होगा तब तक उसके अंदर वाटर नहीं आएगा। देखो OH H2O करके, देखो ये वाटर का सूत्र होता है, क्या होता है ना? अगर मैं इसको तोड़ फोड़ कर लिख दूँ H2O करके तो ये वाटर का सूत्र हो जाएगा। तो यानी देखो जब जैसे ही वाटर आ जाएगा तो बुझ जाएगा, नहीं बुझ जाएगा? तो जिसमें वाटर नहीं है सॉरी, ठीक है, जिसमें वाटर नहीं है वो बिना बजा हुआ होगा, जिसमें वाटर है वो बुझ गया होगा। ठीक है, तो अधिक मात्रा में उत्पन्न उत्पन्न करता है। याद रखना, फॉर्मूले साथ साथ पढ़ते जाना है। CaO बिना बुझा हुआ चूना, CaOH का उल्टा है बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? पढ़ लो। बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आप सफेदी करते हैं कच्चे मकानों में पहले किया जाता है, पक्के मकानों में करते हैं, तो किसका क्या करते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये वायु की उपस्थिति में CO2 के साथ धीमी गति से बिक्री करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है। अच्छा, इस कैल्शियम कार्बोनेट का मैं महत्व बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चटक सफ़ेद कलर देता है। आपने देखा होगा, मैं एक पेज ऐड करता हूँ, कि जब हम पेंट करते हैं ना, तब उतनी सफ़ेदी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही कुछ समय तक उसको हम छोड़ते हैं, जैसे मैं जब चूना पोत रहा हूँ तो बिल्कुल पानी जैसा होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? बिल्कुल चटक सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया तो अब वायु में उपस्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि चटक सफ़ेद कलर का होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट आपकी दीवारों पर जम बन जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा वाटर रिलीज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी। छेपी मतलब होता है फेंक देना, यानी जो ऊष्मा बाहर निकाले उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। मतलब जिस जिस ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने पर ऊष्मा ऊष्मा भी बने उसे हम बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। यानी ये मैं बोल सकता हूँ, ये वाली जो अभिक्रिया है ना, ये भी क्या है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्यों भाई? ये इसलिए क्योंकि इसमें भी आप देख रहे होंगे क्या, कि ऊष्मा का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ऊष्मा का, है ना? हीट जनरेट हुई। ये वाली जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, तो इसमें हीट जनरेट हुई कि नहीं हुई? है ना? अरे गलत है रहा हो काम, तो ये तो एक सेकंड रुकेंगे, इसको कलर नहीं करना है।
ठीक है। अब देखो ये वाली जो अभिक्रिया है इसको जो आप देख रहे हैं, ये भरा भरा क्यों जा रहा है, भर क्यों रहा है ये? अच्छा, नहीं मानेगा, मानेगा नहीं भाई, क्या बोल रहा है ये? चलिए कोई छोड़ो, वो जिद पे आ गया है। तो ये वाली रिएक्शन कैसी है, ये संयोजी अभिक्रिया तो है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अब देखिए, जिन अभिक्रिया को उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, जब हम कोयले को दहन करते हैं तो हीट जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो आप जानते हैं ऊष्मा तो जनरेट होती ही होती है। तो सारी अभिक्रियाएँ क्या हैं, ऊष्मा का दहन। श्वसन करते हैं, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा भोजन कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। और देखो ये अभिक्रिया जो आपको बहुत ज़रूरी है, अभी पढ़नी पड़ेगी, जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आगे पढ़ेंगे। इसको अभी के लिए केवल रिएक्शन याद कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। साग सब्जी का विघटन, जब साग सब्जी का क्या होता है, विघटन होता है, कंपोजिट जैसे सड़ती हैं साग सब्जी बनी, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोजिट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इन सभी के अंदर से क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है जब दो पदार्थ, जब एक कोई सी पदार्थ टूटे और दो नए पदार्थ बन जाए, यानी A प्लस बी बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं वियोजन। वो संयोजन था, ये क्या है, वियोजन। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। जैसे चूना पत्थर की बात करूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी अपन ने इससे ठीक उल्टा किया था, ध्यान हो तो। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो उसमें क्या, हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसमें क्या था, ऊष्मा निकल रही थी। अगर अब अपोजिट रिएक्शन करनी तो उसमें हीट देनी ही पड़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट में। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते थे, बिना बुझा हुआ चूना सॉरी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखना, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुए चूने की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो क्या बनता है, सीमेंट बनता है। क्या बनता है, सीमेंट। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की, है ना, ये रहा फेरस सल्फेट का सूत्र। अब देखो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन सल्फर के दहन के उत्पन्न विलक्षण गंध है, ठीक है। चलिए, लेड नाइट्रेट का तापमान, इसके आगे कल करेंगे आप। धन्यवाद, जय हिंद।